मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर आपके 2 चल रहा है और लेसन नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि लेसन नंबर 2 जो है 5 टाइप के बिजनेस मार्केट में हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें से फर्स्ट था आपके एकाकी व्यापार या एकल सोल ट्रेड, सेकंड था आपके संयुक्त बिंदु परिवार व्यवसाय यानी जॉइंट बिंदु फैमिली बिजनेस, थर्ड था आपके पार्टनरशिप यानी साझेदारी, चौथा आपके था सहकारी संगठन यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज हम फिफ्थ बिजनेस इसमें देख रहे हैं जिसको कहते हैं संयुक्त पूंजी वाली कंपनी यानी जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहले हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि कंपनी संगठन कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा शासित होती है। यानी जैसे पार्टनरशिप था, साझेदारी का जो अधिनियम था, साझेदारी को रजिस्टर कराने के लिए 1932 था, कोऑपरेटिव सोसाइटी का 1912 था। ऐसे ही कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए जो एक्ट बना हुआ है वो 1956 यानी कंपनी अधिनियम 1956 है, जिसके अंतर्गत किसी कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है। ये कंपनी जो है एक कृत्रिम व्यक्ति वाली संस्था है, यानी जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कंपनी अपने मालिकों के नाम से नहीं जानी जाती है, कंपनी अपने नाम से जानी जाती है। इसको कहते हैं वो एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी उसको देख तो नहीं सकते लेकिन हम उसको अपने नाम से जानते हैं, उसके नाम से। जैसे हम ये कहें कि आपके एयरटेल कंपनी है, अब एयरटेल कंपनी जो है वो अपने नाम से जानी जा रही है, मालिकों के नाम से नहीं जानी जा रही, तो इसलिए कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है यानी कृत्रिम व्यक्ति है वाली संस्था है, जिसका अलग से वैधानिक अस्तित्व है। यानी हम ये कहें कि कंपनी की जितनी भी संपत्तियां हैं, कंपनी की जो भी चीजें हैं, वो कंपनी के नाम से ही खरीदी जाती हैं और कंपनी के नाम से ही बेची जाती हैं। मालिकों के नाम से ना तो खरीदी जाती हैं और ना ही बेची जाती हैं। तो ये कहलाता है अलग से वैधानिक अस्तित्व, यानी कंपनी के नाम का अपना एक अलग वैधानिक अस्तित्व है। शाश्वत उत्तराधिकार है, यानी जो भी संपत्तियां कंपनी के नाम से खरीदी गई हैं वो कंपनी के नाम ही रहेंगी। इसके बाद इसकी एक सार्वमुद्रण होता है। सार्वमुद्रण का मतलब आपने देखा होगा, हर कंपनी की अपनी एक सील होती है, मोहर होती है, जिसके आधार पर ही कंपनी को पहचाना जाता है। तो ये तो था इसका अर्थ। अब इसके बाद है इसके फीचर्स यानी लक्षण, यानी हम कैसे पहचाने कि ये एक कंपनी है। तो सबसे पहले कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जब कंपनी अधिनियम 1956 के आधार पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद कंपनी अपने नाम से जानी जाती है, ना कि मालिकों के नाम से। तो इसलिए कंपनी अपने नाम से जानी जा रही है, इसलिए कंपनी क्या है, एक कृत्रिम व्यक्ति है। इसके बाद सेकंड है पृथक वैधानिक अस्तित्व। कंपनी के मालिकों का अस्तित्व अलग होता है, यानी कंपनी के मालिकों की संपत्तियां कंपनी के मालिकों की होती हैं और कंपनी की संपत्तियां जो भी होती हैं, क्योंकि वो कंपनी के नाम से खरीदी और बेची जाती हैं, तो कंपनी की संपत्तियां कंपनी के नाम से ही रहती हैं। कंपनी की संपत्तियों पर मालिकों का कोई अधिकार नहीं होता। इसकी बात है स्थापना। तो हम ये पढ़ चुके कि कंपनी का की स्थापना जो है वो कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा होती है। इसमें दो प्रकार की कंपनियां आगे हम पढ़ेंगे, एक निजी कंपनी होती है, एक आपके सार्वजनिक कंपनी होती है, यानी प्राइवेट कंपनी, और एक आपके जो पब्लिक कंपनी होती है। तो इन दोनों में स्थापना के लिए जो निजी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, उसमें कम से कम 2 मेंबर्स होने जरूरी हैं कंपनी को बनाने के लिए, और जो आपके सार्वजनिक कंपनी होती है यानी सरकारी कंपनी होती है, उसके लिए मिनिमम 7 मेंबर्स होना जरूरी होता है। तो ये इसकी स्थापना का तरीका है। फिर शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब भी यही है कि जो संपत्तियां कंपनी के नाम से खरीदी जा रही हैं, मालिकों का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता। वो कंपनियां जब भी कभी बेची जाएंगी वो कंपनी के नाम से ही बेची जाएंगी, ना तो मालिक उनको अपने नाम से बेच सकते हैं, ना वो उनको अपने कब्जे में कर सकते हैं। तो ये कहलाता है शाश्वत उत्तराधिकार। जैसे हम ये कहें हिंदू लॉ के अनुसार अगर फादर की डेथ हो जाती है तो फादर की संपत्ति पर बेटों का अधिकार होता है। तो ये निश्चित है कि जो फादर चाहे अपनी विल लिखे या नहीं लिखे, उसके मरने के बाद उसकी संपत्तियां जो होंगी उसके बच्चों को ही मिलेंगी। इसके बाद है नियंत्रण। तो क्योंकि कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो अधिनियम के अनुसार हो रहा है, इसलिए कंपनी के ऊपर जो नियंत्रण होता है वो पूरी तरह से कंपनी अधिनियम के आधार पर सरकार का नियंत्रण होता है। यानी इस अधिनियम के माध्यम से सरकार कंपनियों पर पूरी तरह से कंट्रोल रखती है। इसके बाद है दायित्व। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि दायित्व 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो सीमित या असीमित, यानी या तो लिमिटेड या अनलिमिटेड। तो जो कंपनी होती है उसमें जो दायित्व होता है वो सीमित पाया जाता है।
सीमित का मतलब है कि कंपनी में जिन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट किया है, कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो शेयर्स के माध्यम से किया जाता है। तो जिस भी व्यक्ति ने कंपनी में शेयर के माध्यम से जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर कंपनी डूबती है या बंद होती है तो उन मालिकों का केवल वही पैसा डूबेगा जो उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, पर्सनल पैसा जो है उनका सेफ रहेगा। तो ये कहलाता है दायित्व जो कंपनी में सीमित होता है, कहां तक, जो पैसा उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। इसके बाद है सार मुद्रा। तो हर कंपनी का जब कंपनी अधिनियम 1956 के आधार पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन के बाद उसको एक पर्टिकुलर सील होती है जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ होता है, जिसके ऊपर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखा होता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो अपने स्कूल की भी एक मोहर है, स्कूल की भी मोहर है, तो स्कूल की जो सील है वो उसकी पहचान है, वो क्या है, वो उसकी सार मुद्रा है। कोई भी कागज अगर स्कूल से किसी के भी यहाँ भेजा जाता है तो उस कागज पर मोहर लगाना कंपलसरी होता है, तो ये सार मुद्रा कहलाती है। इसके बाद है जोखिम उठाना, क्योंकि कंपनी बिजनेस जो है पांचों बिजनेस में से सबसे बड़ा बिजनेस है तो उसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर रिस्क जो है वो किसी अकेले मेंबर के हिस्से नहीं आती है, बल्कि कंपनी में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स में वो रिस्क जो है वो बढ़ जाती है कि अगर कंपनी में कोई रिस्क होगी तो वो रिस्क जो है बराबर बराबर जितने भी मेंबर्स हैं, उन्होंने जितने शेयर्स बिजनेस में लगा रखे हैं, कंपनी में लगा रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको वो रिस्क जो है वहन करनी पड़ेगी। तो ये हमारे फीचर्स थे कंपनी के और ये था अपने मीनिंग। इसके आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।